आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन का व्यवस्थावादी दृष्टिकोण या पद्धति। व्यवस्थावादी दृष्टिकोण का जन्म व्यवहारवादी व्यवस्था की आलोचना के परिणाम स्वरूप हुआ। व्यवहारवाद में मानव व्यवहार पर बहुत अधिक बल दिया गया, मूल्यों को है पूर्ण रूप से त्यागने का प्रयास किया गया। इसी के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप राजनीति विज्ञान में तो उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हो गया और लोक प्रशासन में व्यवहारवाद के स्थान पर व्यवस्थावादी दृष्टिकोण का जन्म हुआ। इसका जन्म लगभग 1970 के आसपास हुआ था। व्यवस्थावादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि किसी लोक प्रशासन का अध्ययन विषय है वो व्यवस्था है। व्यवस्था के पूर्ण रूप का अध्ययन किया जाता है। यह लोक प्रशासन को एक गतिशील मशीन या यंत्र की तरह मानता है जिसका अध्ययन उसी प्रकार किया जाता है जैसे एक मोटर कार का किया जाता है। व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुसार संगठन का निर्माण या कोई भी जो संस्था है उसका निर्माण किसी खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। उस संगठन के विभिन्न अंग होते हैं और उन अंगों के अपने अपने पृथक पृथक कार्य होते हैं और उन कार्यों का मूल्यांकन है वो समग्र दृष्टि से किया जाएगा। और जो ये संगठन के विभिन्न अंग हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तथा यह हमेशा गतिशील होते हैं। प्रशासन ढांचे में जो संगठन है उसके 3 प्रकार के अंग बताए हैं। पहला आगमनात्मक जिसे इनपुट कहते हैं, फिर प्रोसेसिंग और तीसरा है निगमनात्मक या आउटपुट कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो व्यवस्था का अर्थ होता है जटिल वस्तुओं का ऐसा समूह है। विधि संगठन पद्धति के निश्चित सिद्धांत अथवा वर्गीकरण का सिद्धांत। इन अर्थों में महत्वपूर्ण शब्द है संबंधित, संगठित और संगठन। अर्थात एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए, उसमें संगठन हो और उसके जो अंग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों। यदि किसी भी स्थान पर हमें संगठन मिलता है जहाँ संगठन होने के गुण पाए जाते हैं तो उन सभी अंगों में एक दूसरे से संबद्धता होनी चाहिए। व्यवस्था सिद्धांत में 3 गुण होते हैं, व्यापकता है और जो इसके अंदर अंगों की आत्मनिर्भरता है और सीमा है, उसके एक निश्चित क्षेत्र है जिसके अंदर कोई भी व्यवस्था संगठन कार्य करती है। अभी जो हमने देखा इसे हम ऐसे एक मशीन के रूप में समझें तो जैसे गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन है, तो उसके अंदर जब हम जैसे गन्ना डालते हैं तो ये इनपुट है, इसे आगत कहेंगे और उसके अंदर मशीन घूमेगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी वो, और फिर जो जूस निकलेगा वो मशीन का आउटपुट है। तो इसे उन्होंने जैसे लोक प्रशासन में कहा कि जैसे जो गन्ना है इनपुट है, वही लोक प्रशासन के अंदर जनता की जो मांग है, जनता के मन में सरकार के प्रति जो विचार आते हैं वह उसका मांग होता है और उसका समर्थन होता है। सरकार कोई अच्छा काम करती है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, आजकल फेसबुक ट्विटर पे उन्हें फॉलो किया जाता है। तो ये जो मांग और समर्थन है ये इनपुट है। फिर प्रोसेसिंग आएगी तो जनता की मांग और समर्थन के ऊपर जो प्रोसेस है वो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग प्रोसेसिंग का कार्य करेंगे। और उसके बाद तीसरे अंग आउटपुट है। तो आउटपुट में जैसे गन्ने का जूस निकला तो वैसे जनता की मांग और समर्थन के अनुरूप सरकार के जो तीनों अंग उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो डिसीज़न लेते हैं, योजनाएं बनाते हैं, नीति निर्माण करते हैं, वो आउटपुट होता है। ये 3 अंग हैं, ये एक निश्चित सीमा में रहते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और फिर उसके अंदर एक फीडबैक आएगा, जो सरकार के द्वारा जनता के हित के लिए नीति योजना बनाई उससे जनता कितनी खुश है कितनी नाखुश है, जो फीडबैक है वह पुनः वापस चला जाएगा। तो ये प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये जो फीडबैक जब सरकार के पास जाता है उसी फीडबैक के अनुसार सरकार है फिर आगे अपनी नीतियां और कार्यक्रम और बनाती है या पहले वाले में सुधार करती है। लोक प्रशासन में व्यवस्था सिद्धांत में सबसे ज़्यादा योगदान हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड ने किया है।
लोक प्रशासन में जो व्यवस्थावादी सिद्धांत है वो हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा उसके लिए सराहनीय कार्य किया गया और उनके द्वारा जो व्यवस्थावादी दृष्टिकोण रखा गया उसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है अनेक उपव्यवस्थाओं और तथा उसमें परस्पर अंतक्रिया। लोक प्रशासन का जो व्यवस्थावादी दृष्टिकोण है वो इस बात पर जोर देता है कि उसमें अनेक उपव्यवस्थाएं हैं। मान लो कोई व्यवस्था जैसे सरकार है तो सरकार के अंदर भी काम करने वाले बहुत सारे अभिकरण होते हैं और उन अभिकरणों के अंदर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनकी अंतर्क्रियाएं होती हैं। संगठन व्यवस्था में लक्ष्य एवं मूल्य उपव्यवस्था, तकनीकी उपव्यवस्था, मनोसामाजिक उपव्यवस्था, संरचनात्मक उपव्यवस्था और प्रबंधक उपव्यवस्था आदि अनेक उपव्यवस्थाएं होती हैं। दूसरा है घटनाओं द्वारा निर्मित संगठन। व्यवस्थावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत इस बात पर जोर दिया जाता है कि सामाजिक संगठन यंत्रों या जैविक व्यवस्थाओं की तरह नहीं होते, वरन भौतिक वस्तुओं के स्थान पर घटनाओं द्वारा निर्मित किया जाता है। इस प्रकार उन्हें व्यवस्थाओं की प्रतिक्रिया से पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे भौतिक वस्तुएं वो वैसे नहीं है भाई अपने कोई जैसे मान लो कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए अपने प्लास्टिक ले आए और कोई उससे में कोई बोल्ट नेट ले आए और उनका आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं होता। लेकिन लोक प्रशासन क्योंकि व्यक्ति और मानव से जुड़ा है तो उसका आपस में अंतक्रियाएं होती हैं और अगर एक क्षेत्र में कोई घटना होती है तो उस घटना का प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ेगा। अब इसकी तीसरी विशेषता है व्यवस्थाओं की सीमाएं संगठन को पर्यावरण से पृथक करती है। व्यवस्थाओं की जो सीमा है वो संगठन को पर्यावरण से पृथक करती है, लेकिन ये सीमाएं ज़्यादा कठोर नहीं होती हैं। सीमाओं पर ही व्यवस्था के द्वार बनते हैं जिससे कि व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है। सीमाओं के भीतर ही संगठन की गतिविधियों का क्षेत्र मतलब एक बाउंड्री है जिसमें व्यवस्था कार्य करती है, उस सीमा से वो बाहर कार्य नहीं करते। व्यवस्थाओं का पद सोपान का मतलब होता है जो अधिकार व कार्य हैं उनका एक निश्चित क्षेत्र व सीक्वेंस है। मतलब कोई अधिकारी आदेश देगा तो आदेश ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा और जब उस आदेश के संबंध में कार्य पालन होगा तो वो नीचे से लेकर ऊपर तक जाएगा। एक काम की निश्चित प्रोसेस है। मतलब प्रशासन के अंदर कोई फाइल चलती है तो जो उसका रूटीन है वो फाइल उसी हिसाब से पूरी होगी। ऐसे नहीं भाई नीचे से सीधा ऊपर चले गए, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम होता है। निषेधात्मक उत्क्रम माप। बंद व्यवस्था उत्क्रम माप के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। सामाजिक व्यवस्था इस उत्क्रम माप को निषेधात्मक बना देती है। इसका अर्थ ये है कि वह पर्यावरण से लगातार भौतिक सामग्री, ऊर्जा, सूचना लेती है और उसका रूपांतरण कर निर्गत को वह पुनर्वितरित कर देती है। नेक्स्ट विशेषता है गतिशील संतुलन। सामाजिक संगठनों है वह स्थायी नहीं होते, वह हमेशा गतिशील संतुलन बना रहता है। आंतरिक बल और पर्यावरणात्मक स्थिति है वो उसको प्रभावित करती रहती है। प्रतिसंभरण तंत्र को फीडबैक भी कहते हैं। फीडबैक के अनुसार व्यवस्था है वो गतिशील होती है, उसी के हिसाब से फ्यूचर के डिसीजंस हैं वह किए जाते हैं। अनुकूलन और संधारण तंत्र व्यवस्था की उपव्यवस्थाओं के मध्य संतुलन बनाए रखते हैं और अनुकूलन तंत्र बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार गतिशील संतुलन लाने वाले होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है आंतरिक विस्तार के द्वारा वृद्धि। प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने और उच्चतर स्तर तक जाने की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। अनेक मार्गीय व्यवस्थावादी दृष्टिकोण है वह अनेक मार्गीय में विश्वास करता है। नेक्स्ट विशेषता है प्रबंधनीय व्यवस्था। अंत में प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में प्रबंधनीय उपव्यवस्था आती है। यह उपव्यवस्था व्यक्तियों और साधनों का संगठन, पर्यावरण में सामंजस्य आदि को शामिल करती है। प्रबंधनीय व्यवस्था में 3 क्रियाएं होती हैं: नियोजन, संगठन और नियंत्रण। अंत में कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन में बहुत सी अध्ययन पद्धतियों और दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है। यह समझना गलत है कि इन पद्धतियों में आपस में कोई विरोध है। वास्तव में ये सारी पद्धतियाँ एक दूसरे की पूरक हैं।